हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। सो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। So the pavement surface depend upon the different type. Pavement surface type is decided based on the availability of the materials and funds, volume and composition of traffic, subgrade and climatic condition, construction facilities and cost consideration. The important surface characteristics of the pavements are friction, unevenness, light, reflecting characteristics and drainage of water. So pavement surface characteristics में most important चीज आती है आपका friction, then yours लाइट रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एट नाइट, ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर, अनइवननेस ऑल्सो। सो नाउ हम सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन बेसिकली फिनोमेना क्या है? सो फॉर एग्जांपल दिस इज ये हमारे कार का पहिया है, इस पे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एक ये पुश लग रहा है जिसके कारण ये अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करेगा। इसको रेजिस्ट करने के लिए सरफेस पर नीचे से एक फोर्स लगता है जिसको जो उसकी अपवर्ड मूवमेंट को रोकता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इसको और ब्लॉक के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज योर सरफेस, अब इस ब्लॉक पे हम अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स फॉरवर्ड बोल दें। तो इस फोर्स को अपोज करने के लिए इस पे एक इसके सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है जो उसकी अपवर्ड मूवमेंट को रोक रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी m into g, and one force is acting upward direction जो इस ग्रेविटी फोर्स को काउंटर कर रहा है। सो इस पोजीशन में आपका जो ब्लॉक है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये नेट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एंड नेट ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, ये आपस में एक दूसरे को काउंटर कर लेते हैं, 0-0 हो जाता है। नाउ हमारे पास नेट फोर्स जो बचा कि एक फोर्स जो हम जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया जा रहा है जिसके कारण हमारा ऑब्जेक्ट आगे को मूव करेगा, और उसका जो अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हमारा जो हम पुश कर रहे हैं ज़्यादा होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे को मूव करेगा। सो ये बेसिकली फिनोमेना जब हमारे उसमें हम देखते हैं तो ये यहाँ पे ये हो रहा होता है, यहाँ पे एक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। दिस इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। यही फिनोमेना हमारा लैटिट्यूड डायरेक्शन में भी होगा, इस जगह पर व्हील की लेटरल डायरेक्शन में। इनका इंपॉर्टेंस क्या है हम अभी देखेंगे। जब हमारी गाड़ी किसी सर्कुलर कर्व में घूम रही होती है, सुपर एलिवेशन जहाँ पे हमारा प्रोवाइड होता है, सो यहाँ से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है व्हीकल पे, जो जिसके कारण गाड़ी की ओवर टर्निंग के चांसेस होते हैं। इस ओवर टर्निंग को काउंटरैक्ट करने के लिए सुपर एलिवेशन प्लस दिस इज योर फ्रिक्शन, जो इसके रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज वाई वी हैव डिस्कस्ड हियर फ्रिक्शन। एंड ऑल्सो इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन फॉर ब्रेक एफिशिएंसीज, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इन सब में जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन काम करता है इसका इंपॉर्टेंस होता है। नाउ हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The friction or the skid resistance between the vehicle tire and the pavement surface done is one of the factors determining the operating speed and the minimum distance required for stopping the vehicle when a vehicle negotiates a horizontal curve. We are now discussing about curve portion. The lateral friction developed counteracts the centrifugal force and thus govern the safe originating speed. Frictional force is an important factor in the acceleration and deceleration abilities of vehicles. The coefficient of friction, F,
or the skid resistance offered by the pavement surface under various driving and surface conditions is important with reference to the safety. The maximum coefficient of friction comes into play only when the braking efficiency is high enough, partially arrest the rotation of the vehicle wheels on the application of brakes. Now we'll see first फ्रिक्शन के अंडर में हम दो फिनोमेना पढ़ने वाले हैं. One is your skid, other one is your slip. So first हम देखते हैं skid क्या होता है. So skid occurs when the wheel slides without revolving or rotating, or when the wheels partially revolve. Means this is your wheel. So wheel जब ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है, तो व्हील जब बिना रोटेशन के ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच जाता है विदाउट रोटेशन. सो यहां से यहां जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, दैट इज कॉल्ड स्किड. मीन्स व्हील ए पोजीशन से बी पोजीशन में बिना रिवॉल्विंग के पहुंच गया. और थोड़ा सा इसको डिफाइन करें, इसमें फिनोमेना क्या हुआ. दिस इज योर व्हील, इसकी जो पेरीफेरी है दैट इज 2πr. जब इसकी पेरीफेरी को पूरा खोल देंगे तो ये इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा. बट अपना व्हील यहां से इस पोजीशन पे आ गया है विदाउट रिवॉल्विंग. सो यदि हम इसकी अब इसकी 2πr की जो एक पेरीफेरी होगी इसको देखेंगे तो ये यहां से इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. सो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आई ड्यू टू स्किड फिनोमेना. Now, when the brakes are applied, the wheels are locked. जब हम ब्रेक मारते हैं तो व्हील्स हमारे लॉक हो जाते हैं partially or fully. And if the wheels moves forward, the longitudinal skidding takes place, which may vary from 100 to 0 to 100% while a vehicle negotiates a horizontal curve if the centrifugal force is greater than the counteracting force. मीन्स जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट में जब हमने सुपरलेशन प्रोवाइड किया है वो उसमें काउंटरएक्टिंग फोर्स का काम कर रहा है. So when the centrifugal force is greater than the counteracting force, lateral friction and component of gravity due to super elevation, lateral skidding takes place. Means कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सुपर एलिवेशन पोर्शन से निकल रहा है तो उसमें लेटरल स्किडिंग होगी और ये अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ ले लेगा और ये अपने पाथ से आउट हो जाएगा और इसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस भी हो सकते हैं. So while vehicle negotiate a horizontal curve, if the centrifugal force is greater than the centrifugal force, counteracting force, the lateral friction and the component of gravity due to super elevation, lateral skidding takes place. The lateral skid is considered dangerous as the vehicle goes out of control, leading an accident. The maximum lateral skid coefficient is generally equal to or slightly higher than the forward skid coefficient in braking test. So यहाँ हम देख सकते हैं what is the phenomena of skidding. यहाँ से यहाँ व्हील हमारे लॉक हैं और व्हीकल ने हमारा पोजीशन चेंज किया हुआ है. Now we'll see slip. Slip occurs when a wheel revolves more than the corresponding longitudinal movement along the roads. Slipping usually occurs in the driving wheel of a vehicle when the vehicle rapidly accelerates from a stationary position or from slow speed on the pavement surface which is either slippery or wet, or when the road surface is loose with mud. So ये देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है कि जब दिस इज योर व्हील, जब ये इसी पॉइंट पे आगे बढ़ने की बजाय यहीं यहीं घूमेगा, दैट इज कॉल्ड स्लिप. इसको थोड़ा सा और समझें. ये आपका व्हील है, इसकी पेरिफेरी 2πr है,
इसकी पेरीफेरी खोलेंगे तो हम ये इसको इतना इतना पार्ट ट्रेवल करेगी, बट ड्यू टू स्लिप सेम फोर्स में सिर्फ इतना ही पार्ट ट्रेवल हुआ। क्योंकि व्हील जो है यहीं यहीं रिवॉल्व कर गया। सो ये फिनोमेना कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे फ्रिक्शन सरफेस पे सफिशिएंट ना हो, आइदर हमारे टायर्स बर्न आउट हो गए हों, या वेट कंडीशन हो, मडी कंडीशन हो, तो व्हील आपका यहीं ही घूमेगा, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगा। So the factors affecting the skid resistance. So the maximum friction offered by the pavement surface or the skid resistance depend upon the following factors: type of the pavement surface, सीमेंट कंक्रीट है, बिटुमिनस है, डब्ल्यूबी में अर्थन सरफेस, इनके फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे। मैक्रो टेक्सचर ऑफ द पेमेंट, कंडीशन ऑफ द पेमेंट नेमली वेट है, ड्राई है, स्मूदन है, ऑयल स्पिल्ड है, मड है, ड्राई है, सैंड और पेमेंट, टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ टायर, न्यू विद गुड ट्रेड्स और स्मूदन एंड worn आउट टायर्स, स्पीड ऑफ द व्हीकल, एक्सटेंट ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन और ब्रेक एफिशिएंसी, लोड एंड टायर प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ टायर एंड द पेमेंट, टाइप ऑफ स्किड इफ एनी। सो नाउ देख लेते हैं टाइप ऑफ एग्रीगेट्स यूज्ड विथ मिक्स डिजाइन ऑफ पेमेंट सरफेस course affect the skid resistance of the pavement, particularly in the case of old or the worn out pavements. The coefficient of friction reduces considerably when the pavement surface is smooth, also is weight. The coefficient of friction increases slightly with increase in the temperature, tire pressure, load. Smooth and worn out tires offer higher friction resist factor on the dry pavement than the new tires with the tread बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। क्या होगा कि जब टायर आपका वन आउट हो जाएगा तो उसमें सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, तो वेट एरिया में सरफेस एरिया बढ़ने के कारण उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। बट ऑन द वेट पेमेंट द न्यू टायर्स विद गुड ट्रेड्स हैव हायर फ्रिक्शन फैक्टर्स देन वन आउट टायर्स। सो क्या होगा कि ट्रेड्स क्या होते हैं टायर के? दिस इज योर टायर, इसमें जो ग्रिप्स बनी होती हैं, इसमें जो ग्रिप्स बनी होती हैं इनको ट्रेड बोलते हैं। सो जब ये वेट कंडीशन में, जब पानी के रेनी सीजन में चलेंगे तो ये जो ग्रिप्स होती हैं ये पानी को अपने अंदर खींच लेंगी, जिससे रोड और टायर की में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ये सरफेस का काम नहीं करेगा फिर उसके बीच में, बट है ना, दिस इज बिकॉज लुब्रिकेंट इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द वेट पेमेंट इज रिड्यूस्ड एज द वाटर एंटर बिटवीन द टायर एंड द पेमेंट एस्केप्स इनटू द ट्रेड ऑफ द टायर, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। हेंस न्यू टायर्स आर मोर डिपेंडेबल देन स्मूथ वंस इन एडवर्स सरफेस and other condition prone to skidding such as wet pavements. The minimum anticipated value of coefficient of friction under worst possible pavement condition is generally taken for design purpose. The friction coefficient decreases with the skid speed, which in turn depend on the speed of the vehicle brake efficiency. Now we'll see the longitudinal coefficient of friction values from 0.35 to 0.4 has been recommended by the IRC depending upon speed. यदि स्पीड हमारी 20 से 30 किलोमीटर है तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन 0.4 होगा। स्पीड हमारी 40 किलोमीटर पर आवर है तो 0.38 होगा। यदि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन विल बी 0.37। इफ स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर देन longitudinal friction will be 0.36. If speed is 65 km per hour, then longitudinal friction will be 0.36. If speed is 80 km per hour, longitudinal friction will be 0.35. If speed is 100 km per hour, then longitudinal friction will be 0.35. Lateral coefficient of friction recommended by the IRC is 0.15 in general. उस मैक्सिमम वैल्यू का ही यूज कर लिया जाता है, बट स्पीड इज मोर देन 100 किलोमीटर सो इसको लेंगे 0.10। जनरली इसको जो है 80 किलोमीटर तक है तो यही लेके चलते हैं, यदि 100 है तो 0.11। नाउ वील सी पेमेंट अनइवननेस। सो पेमेंट अनइवननेस बेसिकली रोड कंफर्ट से रिलेटेड ही है।
So उसको एक बार go through देख लेते हैं. The longitudinal profile of the road pavement has to be even in order to provide good riding comfort to fast moving vehicles and to minimize the vehicle operation cost. Presence of undulation on the pavement surface is called pavement unevenness, which results in increase of the discomfort and fatigue of road user. Increase in fuel consumption and tire wear, increase in the vehicle maintenance, reduction in the vehicle operation speed, increase in accident rate. The pavement surface should therefore be maintained with minimum possible unevenness or undulation so that the desired speed can be maintained on conformity with other geometric standards. Loose road surface increases the resistance to traction, cause increase in the fuel consumption. So the unevenness of the pavement surface is commonly measured by using a simple equipment called bump indicator. Now we will see the cross slope or camber. So cross slope or camber is the slope provided in the road surface in the transverse direction to drain off the rainwater from the road surface. Drainage and quick disposal of water from the pavement surface by providing the cross slope is considered important because of the following reasons. So हम पहले इसको देख लेते हैं cross slope है क्या. So this is our road surface. तो रोड सरफेस का भी अब देखेंगे. रोड सरफेस ऐसा फ्लैट नहीं होता, ये थोड़ा सा हमेशा इसमें क्राउन प्रोवाइड किया जाता है एज कम्पेयर टू एज. इसके सेंटर को थोड़ा सा इसमें राइज प्रोवाइड किया जाता है. ये जो स्लोप होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस स्लोप. इसका पर्पस ये होता है कि सरफेस वाटर को ड्रेन ऑफ किया जा सके. ना हम देखते हैं कि क्रॉस स्लोप क्यों दिया जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज योर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द पेमेंट लेयर्स एंड द सबग्रेड सॉइल थ्रू द पेमेंट. Second, to prevent the entry of water into the bituminous pavement layer. And third one is to remove the rainwater from the pavement surface as quickly as possible. Okay. So ये हम इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं. That is your crown point. That is your edge point. इसके बीच में एक slope provide किया गया है. यहाँ भी आप देख सकते हैं slope provide किया गया है transverse direction. This is your crown point. This is your edge. So usually the camber is provided on the straight roads by raising the center of the carriageway with respect to the edges, forming a crown or the highest point along the center line. At horizontal curves with super elevation, the surface drainage is provided by raising the outer edge of pavement with respect to the inner edge of the inner edge while providing the desired super elevation. The rate of camber of the close slope usually designated in 1 in n. 1 in n means जब हम एक वर्टिकल जाएंगे एन हॉरिजॉन्टल जाएंगे. Which means that transverse slope is in the ratio of 1 vertical to n horizontal. यहाँ दिखाया गया. Camber may also be expressed as a percentage. If the camber is x%, the cross slope is x in 100. The required camber of the pavement depends on. So the camber depend करेगा on the type of the pavement surface and the amount of the rainfall. At flat camber of 1.7 to 2%, a flat camber of 1.7 to 2% sufficient and relatively impervious surface like cement, concrete or bituminous concrete bound macadam, gravel or earthen roads, which may allow surface water to get into subgrade soil. Steeper camber is required. Steeper camber is provided in areas of heavy rainfall to enable the surface water to drain off the rapid rate. It is desirable not to provide excessive camber or steep cross slope on the road pavements.
Only the minimum camber needed to drain off the surface water may be adopted, keeping in the view of the type of pavement surface and the amount of rainfall in the locality. Too steep cross slope is not desirable because of the following reasons. So हम देखें ट्रांसवर्स टिल्ट ऑफ द व्हीकल्स, गाड़ी आपकी पलट सकती है. डिस्कम्फर्ट कॉजिंग थ्रू द व्हीकल व्हेन क्रॉसिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन. जब आपकी गाड़ी लेन चेंज कर रही होगी या ओवरटेकिंग करने के लिए लेन एक लेन से दूसरे लेन में होकर वापस अपनी लेन में आएगी तो उसमें डिस्कम्फर्ट होगा. प्रॉब्लम ऑफ पॉसिबल टॉपलिंग ओवर हाई लेडन ब्लॉक कार्ट्स एंड ट्रक्स. हैवी लोडेड व्हीकल्स के ओवर टर्निंग के चांसेस होंगे. फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस नट्स ड्यू टू रैपिड फ्लो ऑफ वाटर. टेंडेंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स टू ट्रेवल अलोंग द सेंटर लाइन. सो बेसिकली हम कैम्बर समझ चुके हैं काहे के लिए दिया जाता है, सरफेस वाटर ड्रेन ऑफ हो जाए. Now we'll see the recommended values of the camber as per the IRC. So that we'll see the type of the road surface, range of camber in areas. Heavy rainfall area, low rainfall area. So first हम देखते हैं cement, concrete and the thick bituminous surface. So range of camber will be 2% in heavy rainfall area. Thin bituminous surface, रेंज ऑफ कैम्बर विल बी 2.5%. तो इन जनरल हम समझे कि कॉन्क्रीट सरफेस है तो 2% का आप कैम्बर देंगे. बिटुमिनस सरफेस है तो 2.5% का आप कैम्बर देंगे. WBM रोड दैट इज वाटर बाउंड मैकेडम, सो 1 in 33 और 3%. इसको यदि हम फ्रैक्शन में बात करें तो 1 in 33 होगा, परसेंटेज में 3%. अर्थन रोड है तो 4% कैम्बर देंगे, इन फ्रैक्शन 1 in 25. Now in low rainfall areas, cement concrete pavement है so 1.7% camber देंगे in terms of fraction 1 in 60. Thin bituminous surface है 2% in terms of percentage, in terms of fraction 1 in 50. WBM road है, in case of low rainfall we are talking now 2.5%, 1 in 40 in case of fraction. Earthen roads 3% in case of fraction 1 in 33. So IRC recommendations हैं, हैवी रेनफॉल के लिए लगाएं, लो रेनफॉल के लिए लगाएं. Now we'll see the cross slope of the shoulder should be 0.5% steeper than the cross slope of the adjoining pavement. Means this is your pavement and this is your shoulder. शोल्डर में जो हम स्लोप प्रोवाइड करेंगे इट विल बी 0.5% मोर देन दैट इज इन कैरेज वे. इससे 0.5% ज़्यादा होगा. सब्जेक्टिव टू अ मिनिमम ऑफ 3%. कम से कम शोल्डर में 3% का हम क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करेंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू 5% से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर earthen roads. The cross slope suggested for the carriageway, paved shoulder and edge of the trip expressway with bituminous surface, cement, concrete surface is 2.5% in regions with annual rainfall exceeding 1000 mm and 2% place of within 1000 mm. So मोटा मोटा हम हिसाब समझेंगे इसमें. That is important कि cross slope for shoulder should be 0.5 steeper than the pavement surface. Now we'll see the shape of cross slope. So in the field, camber of the pavement cross section is provided with a suitable shape. Different shapes that are commonly adopted are parabolic, straight line, straights with the parabolic curve at the top as shown in the figure. In cement concrete pavement, straight line camber is usually adopted as it is easy to lay the same during construction and also the camber is required is relatively flat. रेलवेज में पैराबोलिक को ज़्यादा फॉलो किया जाता है. ना हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर जब हमको देना है सो दिस इज योर फॉर्मेशन विथ W, दिस इज योर क्राउन पॉइंट
this is your edge point, this is your edge point. So क्राउन पॉइंट की जो एक बेस लाइन है, इससे डिस्टेंस को हम इधर ए और आर से डिनोट कर सकते हैं. इसका जो स्लोप जो हमने प्रोवाइड किया हुआ है दैट इज 1 in n. इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम x से डिनोट कर सकते हैं, और ये जो वर्टिकल पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम y से डिनोट कर सकते हैं. सो जब हम tan थीटा बेसिकली डिनोट करेगा स्लोप को, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू n which is also equals to y upon x. This is y, this is x. now जब हम इसमें y और x की वैल्यू रखते हैं, सो y की जगह हमारा आ गया a और r, जो भी हमने डिनोट करेंगे यहाँ पे, एंड w सिर्फ हमको इतना पार्ट लेना है. सो इट विल बी w by 2, क्योंकि क्राउन जो दिया था मिडिल पॉइंट पे दिया जाता है. सो हम देखेंगे कि 2r अपॉन w इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू y अपॉन x. सो जब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म लेंगे तो y इज इक्वल्स टू nx. ओके, सो y इज इक्वल्स टू nx हो गया. यदि हम इसमें n की वैल्यू पुट करना चाहेंगे, सो 2rw इंटू x, ये आप इक्वेशन के फॉर्म में डाल सकते हैं. पर जनरली हमारे पास यहाँ परसेंटेज होता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इसमें सीधा सीधा हम यहाँ रखेंगे दिस इज योर विड्थ ऑफ द कैरेज वे हो जाएगी. इसको हम w को x से भी डिनोट कर सकते हैं. सो ये जो x होगा आपका कैरेज वे विड्थ होगा, देन n इज योर परसेंटेज, y इज योर क्राउन जितना आप प्रोवाइड करना है. अब पैराबोलिक इक्वेशन देख लेते हैं. तो बेसिकली पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है? जनरल पैराबोलिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a. a की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ से डिफाइन कर ही चुके हैं. तो एक्स स्क्वायर अपॉन जब a की वैल्यू हम डालते हैं इसमें, और r भी इसको डिनोट कर सकते हैं, सो w n बाय 2, सो इट बिकम्स 2x स्क्वायर अपॉन w n. सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ x डिनोट करेगा आपका विड्थ ऑफ रोड, n डिनोट करेगा आपका परसेंटेज स्लोप, एंड y इज रोड जो हम क्राउन प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सो इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द रेनफॉल इज हैवी, two types of road pavements are to be constructed: two-lane state highway with bituminous concrete surface, and second major district road of WBM pavement 3.8 meter wide. चूंकि यहाँ पे 2 लेन बोला हुआ है, 2 लेन IRC गाइडलाइन के हिसाब से सीधा सीधा इसका हिसाब किताब बैठ गया कि इसकी पेमेंट विड्थ 7 मीटर होगी कैरेज वे. एंड सेकंड चीज में बोली गई है अज्यूमिंग द स्ट्रेट लाइन कैम्बर. सो तो हम इसमें इक्वेशन फॉलो करेंगे स्ट्रेट लाइन कैम्बर की, दैट इज y इज इक्वल्स टू एन एक्स. ओके, सो पहला बोला गया आपको बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस. बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस के लिए कैम्बर एज पर IRC देख लेते हैं. वेदर रेनफॉल इज हैवी, सो हैवी के लिए हम यूज करेंगे 2%. इस चार्ट से आप देख सकते हैं हैवी रेनफॉल 2% कैम्बर 1 in 50 कैम्बर. सो n की जगह पे 1/50 रखेंगे. x इज योर कैरेज वे विड्थ, सो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे. सो दिस इज योर आंसर. WBM सरफेस की बात करेंगे तो कैम्बर इसमें जो हमको प्रोवाइड करना है ऊपर के लिस्ट से 1/1 in 33 और 3%. सो इक्वेशन इज इक्वल्स टू y अपॉन x. सो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया 1 in 33. अब कैरेज वे विड्थ को है जो फुल विड्थ दी हुई है, हमको हाफ विड्थ यूज करनी है, ओनली दिस मच.
3.8 डिवाइड बाई 2. सो 3.8 डिवाइड बाई 2 जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पे तो 0.058 मीटर, दैट इज योर आंसर. तो जो क्राउन हमको कितना प्रोवाइड करना है ये हमारा आंसर निकल के आ गया यहाँ से यहाँ. नाउ विल सी द विड्थ ऑफ पेमेंट और कैरिज वे. सो कैरिज वे और द पेमेंट. सो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्रॉस सेक्शन, रोड कुछ ऐसा है. सो ये जो पोर्शन है आपका, दैट इज योर कैरेज वे, दैट इज योर शोल्डर. ओके. इसी को हम पेवमेंट भी बोल सकते हैं. ओके. सो द विड्थ ऑफ द पेमेंट और कैरेज वे डिपेंड्स अपॉन विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन. ऑब्वियस सी बात है. नंबर ऑफ लेन्स, width of the lanes and width number of lanes. The portion of the carriageway width that is intended for one line traffic movement is called the traffic lane. So traffic lane क्या होगा? Basically आपका ये रोड है. So ये जो इसको हम सेपरेटर बोलते हैं, जिसको हम आगे भी डेफिनेशन में देखेंगे कि सेपरेटर होता क्या है. तो ये जो डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है गाड़ी, दैट इज कॉल्ड लेन. ये दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर लेन. सो लेन मीन्स एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रोड जिसमें वन डायरेक्शनल में आपका रोड का मूवमेंट हो रहा होगा. As a different case of vehicles travel along the same road, generally the lane width is decided based on the standard vehicles such as passenger car. However, it is also necessary to consider the maximum width of the largest vehicle class such as the heavy commercial vehicle, which is legally permitted to use a roadway in the country. The width of the traffic lane should be such that there is sufficient lateral clearance on either side of the moving vehicle. The lateral clearance required is higher for higher operating speeds of vehicles. Therefore, the considering all these factors, a width of 3.5 meter lane is generally provided on rural highways in India if the pavement has 2 or more lanes. अभी lanes के बारे में हम आगे और अच्छे से देखेंगे. So basically लेन की विड्थ हमको जब फिक्स करनी होती है तो हमको इसमें जो एज पर द IRC गाइडलाइन के हिसाब से जो हमारा डिज़ाइन व्हीकल है उसकी जो विड्थ हमको लेनी है, एटलीस्ट उसको कंसीडर करते हुए उसमें हमको चलना पड़ेगा. और साथ ही साथ जैसे ये व्हीकल है आपका स्टैंडर्ड व्हीकल, इसमें ये मूव कर रहा है, तो व्हीकल के सेफ मूवमेंट के लिए हमको सेटबैक डिस्टेंस दोनों साइड लेने होंगे. तो इसको क्लब करते हुए हमको लाइन की विड्थ कितनी चाहिए ये हम देखेंगे. सो बेसिकली रोड्स जो होते हैं हमारे, टू लेन हो सकते हैं, 4 लेन हो सकते हैं, 6 लेन हो सकते हैं, मल्टी लेन ऑफ रोड्स हो सकते हैं. तो इस कंडीशन में एज पर IRC हमको कितनी रोड की विड्थ कितनी रखनी है, किस हिसाब से रखनी है, आगे के सेक्शन में हम ये सारी चीज़ें आप देखेंगे. So therefore, the considering all of these factors, a width of 3.5 meter lane is generally provided in the rural highways. Rural highways means non-urban areas. If the pavement has 2 or more lanes, तो 3.5 मीटर का जब यदि पेमेंट की विड्थ जो है, पेमेंट हैज 2 और मोर लेन्स, देन हम जो है इसमें 3.5 मीटर की एटलीस्ट रोड 1 लेन प्रोवाइड करेंगे. लेन विड्थ इज इंक्रीज 3.75 मीटर इफ देयर इज अ राइज्ड कर्व. मीन्स दिस इज योर रोड, यदि हम यहाँ पे कर्व भी दे रहे हैं साइड्स में, कर्व क्या होता है हम आगे देखेंगे अभी. सो बेसिकली सेक्शन पे हम देखें यदि तो दिस इज और मीडियम, ये रोड सेपरेटर हो गया.
दिस इज योर फुटपाथ, इसको सेंट्रल लाइन बोल दें यदि हम, ये आपका मीडियन हो गया। सो ये जो राइज पोर्शन है, जो आपके फुटपाथ को, और यहाँ पे ड्रेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रोड का क्रॉस सेक्शन कैसा है। ये आपकी मिड लेन है, इधर इट वन लेन और टू लेन, ये मल्टी लेन भी हो सकती है। सो ये जो सेपरेटर का काम करता है, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, इसको हम कर बोलते हैं। सो यदि हम कर प्रोवाइड कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक लेन की विड्थ जो है हमारी 3.75 मीटर होना चाहिए इन केस ऑफ टू लेन। मल्टी लेन के सिनेरियो में हम फिर से देखेंगे, दैट इज 3.75 on a single lane roads with width of the carriageway 3.75, whereas the low volume roads or village roads the width may be lesser. So the number of lanes required on a highway depend on the predicted traffic or the design traffic volume and the desired level of surface. So हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं सारी चीज़ें फैक्ट्स पे, फैक्टर्स पे, थ्योरी है, बट धीरे 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 हमारे पास एक डेटा आते जा रहा है। एंड द डिजायर्ड लेवल ऑफ सर्विसेज, द विड्थ ऑफ द पेमेंट इज इंक्रीज ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व्स, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की हमने पहले भी बात करी हुई थी। द लेटरल प्लेसमेंट ऑफ एचवीसी ऑन द सिंगल और द टू लेन पेमेंट्स आर इलस्ट्रेटेड। सो अभी हम देख लेते हैं कि एज पर जो आईआरसी गाइडलाइंस है, उसमें जो व्हीकल है, स्टैंडर्ड व्हीकल के लिए हमको कितना जगह चाहिए। यदि सिंगल लेन पेमेंट हम ले रहे हैं तो जैसा अभी हमने बताया कि 3.75 मीटर की हमको एटलीस्ट लेन एक देनी पड़ेगी। उस लेन में 2.5 मीटर बेसिकली जो उसका विड्थ होता है एज पर IRC 3, ये जो होता है 2.44 मीटर होता है, बट इसको सेफ साइड राउंड फिगर में 2.5 मीटर ले लेते हैं। 2.5 मीटर के साथ साथ जब ये व्हीकल मूव करेगा तो सेफर साइड डिस्टेंस के लिए दोनों साइड के साथ साइड बैक डिस्टेंस होने चाहिए। तो सिंगल लेन की सिनेरियो में ये 0.625 मीटर, 0.625 मीटर, दैट इज 625 mm, इतना क्लियरेंस यहाँ भी होना चाहिए। दिस इज योर द पेमेंट एज, दिस इज योर शोल्डर बोल सकते हैं या तो पेमेंट एज भी बोल सकते हैं इसको। सो जब हम बात करते हैं कि टू लेन पेमेंट हो तो हम मिनिमम कैरेज वे विड्थ प्रोवाइड करेंगे 7 मीटर्स। यहीं यदि सेपरेटर आ जाएगा तो ये विड्थ आपकी बढ़ के हो जाएगी 7.5 मीटर। तो सारे सारे डिफरेंट फिनोमनाज हैं डिफरेंट कोड्स के हिसाब से। अर्बन में हम यूज़ कर रहे हैं, नॉन अर्बन में यूज़ कर रहे हैं, इसके हिसाब से होता है। अभी जब हम बेसिक कंसेप्ट से देख लेते हैं। सो टू लेन रोड में अगेन जो आपका डिज़ाइन व्हीकल है उसकी जो विड्थ होगी 2.5 मीटर स्टैंडर्ड। अब जो साइड बैक डिस्टेंस ये आपकी 0.5 मीटर फ्रॉम शोल्डर हमको चाहिए। सेम हेयर 0.5 मीटर 500 mm। एंड ये दोनों व्हीकल के बीच में जो है, अब ये वन वे ट्रैफिक है, एक लेन से गाड़ी आ रही है, एक लेन से गाड़ी जा रही है, दैट इज वाई इट्स टू लेन, 3.5 3.5। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी 1 मीटर। सो अब हम देख लेते हैं कि एज पर IRC क्लासिफिकेशन कैसा है। सो क्लास ऑफ रोड देखेंगे, देन विड्थ ऑफ द कैरेज वे कितना प्रोवाइड करना है। यदि सिंगल लेन रोड है तो 3.75 मीटर का कैरेज वे आपको देना पड़ेगा मिनिमम। कैरेज वे मीन्स एक्सक्लूडिंग शोल्डर्स। टू लेन्स विदाउट राइज कर्व, इसमें हम कर्व प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कर्व क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया और डिटेल में भी और देखें। सो 7 मीटर्स, टू लेन्स विथ राइज कर्व्स 7.5 मीटर, intermediate carriageway except on important roads 5.5 मीटर। मल्टी लेन पेमेंट्स, मल्टी लेन जैसे सिटीज़ में या हाईवेज में हम देखेंगे कि 4 लेन रोड्स होती हैं, 6 लेन रोड्स होती हैं, तो इसमें वन लेन जो है मिनिमम विड्थ मस्ट बी 3.5 मीटर। ओके, सो हम देखते हैं कि मीडियन एंड ट्रैफिक सेपरेटर क्या होता है, जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि ये हमारा रोड है, दिस इज अवर मीडियन।
ये आपका कर्व आ गया, यहाँ आपका एक कर्व आ गया, ये आपका फुटपाथ के रूप में यूज़ हो सकता है। और जो स्मार्ट सिटी कंसेप्ट आया है उसके लिए इसको जो है एज अ टनल भी यूज़ किया जाता है, इसमें डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बारे में भी हम लास्ट में देखेंगे कि स्मार्ट रोड के क्रॉस सेक्शंस कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, सो इसका हम एक टॉप व्यू देख लेते हैं। तो ये जो बीच में ये जो छोटी सी पट्टी हम प्रोवाइड करेंगे सेपरेटर, दिस इज कॉल्ड मीडियन। ये टॉप व्यू वर्ड व्यू आप देख भी रहे होंगे कि दिस इज कॉल्ड मीडियन। ये आपका कैरिज वे, आपका कैरिज वे, उसके बाद आपका ये शोल्डर आ गया, आपका ये शोल्डर आ गया, दिस इज कॉल्ड मीडियन। सो अब इस डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं। In highways with divided carriageway, a median is provided between two sides of traffic lanes intended to divide the traffic moving in opposite directions. The main function of the median is to prevent head-on collision between the vehicles moving in the opposite direction on adjacent lanes. The median is also called traffic separator. The traffic separator used may be in the form of pavement marking, physical dividers हो सकते हैं, और area separators। या तो इनको रोड मार्किंग के रूप में हम शो कर सकते हैं, या तो फिजिकल डिवाइडर बना सकते हैं, या एरिया सेपरेटर बना सकते हैं। पेमेंट मार्किंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल दीज, बट दिस विल नॉट रूल आउट ऑन कोलिजन। द मैकेनिकल सेपरेटर may be suitably designed keeping in view safety considerations. The median or traffic separators may also serve the following functions: to channelize the traffic into streams at intersections। जब intersections पढ़ेंगे जब हम इंटरसेक्शंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो मीडियन हम यहाँ से लेके आ रहे हैं सेपरेटर, वो यहाँ पे ट्रैफिक को गाइड करने के लिए चैनलाइजिंग का भी काम करते हैं। जब इसकी डिटेल में आएंगे तब देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है कि टू चैनलाइज द ट्रैफिक इनटू स्ट्रीम एट इंटरसेक्शन, इसको हम वहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। टू शैडो द क्रॉसिंग एंड टर्निंग इफेक्ट्स, सेग्रीगेट द स्लो ट्रैफिक, ओके, टू प्रोटेक्ट द पेडेस्ट्रियन, ओके। So it is desirable to provide wide median traffic separators of 8 to 14 meter width so that it is possible to carry out the future widening of the carriageway towards median। आपने देखा भी होगा कि आजकल जो नेशनल हाईवेज में जो मीडियन होता है इसकी विड्थ काफ़ी रखी जाती है, ताकि फ्यूचर में जब भी हमको एक एक्स्ट्रा लेन प्रोवाइड करनी है तो हमको रोड एक्वायर करने की जरूरत ना पड़े, हमारे पास पहले से ही अवेलेबल लैंड हो। But the width should be decided in conformity with the availability of the land and its cost. A minimum of 6 meters is required to reduce the headlight glare due to vehicle moving in opposite direction on either side of the median at night. The glare can reduce at narrow strips by planting shrubs. So glare के लिए कम से कम 6 मीटर, बट स्पेसिफिक गाइडलाइन 5 मीटर की है। 5 मीटर के जो है मीडियन एटलीस्ट हमको प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें shrubs वगैरह जो प्लांटेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है ग्लेयर को कम किया जा सके। The IRC recommends a minimum desirable width of 5 meter, जैसा भी डिस्कस भी कर रहे थे, from medians of highways which may reduce to 3 meter where iceland या wetland is restricted. On long bridges, the width of the median may be reduced to 1.2 to 1.5 meter. The median should normally be uniform width on a particular road, but where change in the width unavoidable, a transition of 1 in 15 to 1 in 20। तो ये एक चीज़ देख लीजिए कि जब हम मीडियन कुछ की जब विड्थ हम चेंज कर रहे हैं, इट मस्ट बी थ्रू आउट, बट हम जब इसको कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो उसका जो ट्रांजिशन आना चाहिए उसमें स्लोप क्या होना चाहिए, 1 in 15 से 1 in 20 मस्ट बी प्रोवाइडेड। इस रेंज में ही हमारा जो है या तो ग्रेजुअली हम बढ़ाएंगे, ग्रेजुअली हम रिड्यूस करेंगे। दस इन हाईवे विथ डिवाइडेड कैरिज वे, द टोटल रोड विथ डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द पेवमेंट एंड द विड्थ ऑफ द मीडियन डिवाइडिंग एज इन सेपरेटर्स। और ये इस स्लोप ग्रेजुअली स्लोप के साथ हमको करना है, बट किस डिस्टेंस से करना है। फॉर एग्जांपल ये आ रहा है,
तो ये सब हमारी, जब हम इंटरसेक्शंस डिज़ाइन करेंगे तो सारी हम IRC गाइडलाइंस उसमें पढ़ेंगे कि इसको किस पॉइंट से, इस इंटरसेक्शन से कितने डिस्टेंस से हमको ग्रेजुअली इसको जो है या तो नैरो करना स्टार्ट करना है या वाइडन करना स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे. On urban highways with 6 lanes or more, median should be invariably provided. The minimum recommended width of the medians at intersection of urban roads are 1.2 meter. Okay, so urban roads में minimum 1.2 meter pedestrian refuge, 4.2475 for protection of vehicles making right turns. तो आपने देखा भी होगा कि अर्बन रोड्स में जो है मीडियन जो है जाता है और जहाँ पे आपके इंटरसेक्शन होता है वहाँ थोड़ा वाइडन कर दिया जाता है फॉर व्हीकल मेकिंग राइट टर्न and 9 to 12 meter for protection of vehicles crossing at grades. The absolute minimum width of the median in urban is 1.2 meter. तो आप इसको ध्यान में रखें कि जो मिनिमम मीडियन हमको अर्बन रोड्स में प्रोवाइड करना है दैट इज 1.2 मीटर. डिजायरेबल 5 मीटर, बट अर्बन रोड्स में इतना स्पेस होता नहीं, लैंड इज वेरी कॉस्टली. द डिजायरेबल width of the median for expressway without a median barrier is 15 meter and the minimum width is 10 meter. However, if the median barriers are provided, मीडियन बैरियर्स क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे. जो क्रश बैरियर मेटल बीम्स होते हैं जो मीडियन के दोनों तरफ लगे होते हैं उनकी बात हो रही है इसमें. द डिजायरेबल विड्थ ऑफ द मीडियन is 4.5 meter and if the median has to accommodate structure pier on the median, the desirable width is 8 meter. It is desirable to have widened medians so that the additional lanes can be created on the median side of the feature, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं. Now we'll see the curves. Curves जो हमने already ऊपर डिस्कस किया था. Curve indicate the boundary between the pavement and the median or the footpath or the island or the shoulder. So curve basically carriageway को जो भी आप other roads features हैं उनसे separate करता है. It is desirable to provide the curves on the urban roads. There are variety of curves designs. Curve may be mainly divided into 3 groups based on their function. So basically हम पहले देख लेते हैं कर्व क्या होता है. This is a carriageway. ये जो प्रोवाइड किया हुआ, ये ग्रीन वर्ज प्रोवाइड किया हुआ है, इसको मेड सिटी अर्बन रोड्स के फॉर्म में इसको ग्रीन वर्ज भी बोलते हैं, इसको मीडियन भी बोल सकते हैं, इसको ट्रैफिक सेपरेटर्स भी बोल सकते हैं. इसको थोड़ा सा राइज किया गया है कैरेजवे से सेपरेट करने के लिए. तो दिस इज ये जो सेपरेटर है ये कर्व स्टोन इसका यूज किया जाता है. कर्व स्टोन ऐसे होते हैं जिनकी मदद से सेपरेशन, एक सेपरेशन का काम किया जाता है. सो जैसा हम देख रहे थे कि 3 ग्रुप्स में कर्व्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. ग्रुप्स भी बेसिकली इनके डायमेंशन जो कम ज़्यादा हो रहा है उसमें फंक्शनैलिटी के हिसाब से. सो फर्स्ट हम देखते हैं लो कर्व. लो और माउंटेबल टाइप कर्व encourage traffic to remain in the traffic lanes yet allows the driver to enter the shoulder area at slow speed. The height of this type of curve is only 100 mm above the pavement edge. Means this is your the pavement edge. ये जो हाइट होगी इसके बारे में बात हो रही है. With a slope or better to enable a vehicle to climb the curve at slow speed. This type of curve is provided at medians and channelization scheme, and this also useful for longitudinal drainage system. Now we'll see the semi-barrier type. Semi-barrier type is provided on the periphery of the roadway where the pedestrian traffic is high. This type of curve has a height of about 150 mm. इसमें आप जो height जाएगी 150 mm of the pavement edge with the better of 1:1 on the top 75 mm. This curve prevents the encroachment by the parking vehicles, but the acute emergency it is possible to drive this curve with some difficulty. So the barrier type of curve is provided in built-up areas adjacent to the footpath with considerable pedestrian traffic. The height of the curve stone is 200 mm above the pavement edge with a spatter of 1:0.25. Now we will see the shoulders. So shoulders are provided on both sides of the pavement or all along the road. In case of the undivided carriageway, shoulders are provided along the outer edge of the carriageway. In case of the divided carriageway, the arch shoulders have sufficient stability to support even a loaded truck, and therefore they are constructed using the good quality material. In order to increase the capacity of the roadway, the pavement shoulder are also laid on roads with high traffic flow. The minimum shoulder width recommended as per the IRC is 2.5 meter. This is for the non-urban roads. In case of urban roads,
minimum width must be 2.8 meter. So ये देख सकते हैं, this is your shoulder, this is your shoulder, this is your shoulders. तो shoulders का basically काम क्या होता है कि जैसे this is your carriage way, कैरेज वे को सपोर्ट करने के लिए शोल्डर प्रोवाइड किए जाते हैं. शोल्डर एक इमरजेंसी लेन का भी काम करते हैं आपके. फॉर एग्जांपल कभी आपकी व्हीकल, ट्रक या बस कुछ खराब हो गया है, तो ये इनको जो है शोल्डर्स में पार्क किया जा सकता है इनको, ताकि कैरेज वे का जो हमारा ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब ना हो. सो शोल्डर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इट मस्ट बी गुड. लोड कैरिंग कैपेसिटी मस्ट बी गुड. सो लोड कैरिंग कैपेसिटी इसलिए जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में है, इन शोल्डर्स की जो सीवीआर वैल्यू, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके लिए सीवीआर वैल्यू, मिनिमम सीवीआर वैल्यू 30 होनी चाहिए, ताकि एक इमरजेंसी लेन के रूप में भी इनका यूज़ किया जा सके. ये आप जरूर याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सीवीआर वैल्यू 30 होना चाहिए. रूरल रोड्स और नॉन अर्बन एरियाज में समटाइम्स इसकी सीवीआर वैल्यू 25 भी रखी जाती है. सो बेसिकली मोटा मोटा ये समझे कि शोल्डर जो है कैरेज वे को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. शोल्डर्स भी दो प्रकार के होते हैं. एक अर्थन शोल्डर होता है, जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज योर अर्थन शोल्डर. ये जो रोड पे प्रोवाइड किया हुआ है, दिस इज योर अर्थन शोल्डर. और ये जो आप देख सकते हैं, ये मार्किंग के बाद में ये जो प्रोवाइड किया हुआ है, दिस इज, ये जो पोर्शन है, दिस इज पेव्ड शोल्डर. Now the important function of the shoulder. The shoulders provide the structure, stability and support the edge of the flexible pavement. जैसे अपन ऊपर बात करी वैसे ही. Support the structure, stability and edge of the flexible pavement. Capacity of the carriageway and operating speed of the vehicle increases if the shoulders are laid and maintained in the good condition. Shoulder serve as the emergency lanes. Vehicle compelled to be taken out of the main carriageway or roadway. Shoulder should have sufficient load bearing capacity to support the loaded truck even in wet weather. So that is why हमने बात की थी कि जिसका CBR है, जो मटेरियल इसके लिए यूज होगा, उसका CBR 30 होना चाहिए. The surface of the shoulder, the surface of the shoulder may be rougher than the traffic lanes, so that the vehicles are discouraged to use the shoulders as a traffic lanes. The color of the shoulder should preferably be different from the pavement, so as to be distinct. Now we'll see the guardrails. Guardrails क्या होते हैं? These are the metal beams. Basically these are the metal beams provided for the safety of the roads. Guardrails are provided at the edge of the shoulders when the road is constructed on a fill, so that the vehicles are prevented from running off the embankment, especially when the height of the fill exceeds 3 मीटर. So जब जहाँ embankments वगैरह की हाइट 3 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे हमको गार्ड रेल प्रोवाइड करना होता है. Various design of guardrails are in use. Guard stones painted with black and white strips are installed at suitable intervals along the outer edge of the formation at the horizontal curves of the roads running on the embankments along the rural areas, non-urban areas, to provide better night visibility of the curves under the headlights of the vehicles. So we can see that these are the guardrails. क्रश बैरियर मेटल बीम्स भी इनको बोलते हैं, जो कि रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड की जाती हैं. नाउ विल से द फुटपाथ और द साइड वॉक क्या होता है.
So in order to save facility to pedestrian to walk along the roadway, foot or sidewalks are provided in the urban areas where the pedestrian traffic is high and the vehicular traffic is also heavy. By providing good footpath facilities, the pedestrian can keep off from the carriageway and they are segregated from the moving vehicular traffic. Thus, the operating speed of the vehicular traffic increases and there will be marked reduction in accident involving pedestrians. The types of curve provided at the edge of the footpath and the height above the pavement edge have been already we have discussed in curve section. The absolute minimum width of the footpath is 1.5 meter and the desirable minimum width is 2 meter. The width may be increased on the pedestrian traffic volume. The footpath should be provided with a surface as smooth as or even smoother than the adjacent traffic lanes so as to include the pedestrians to keep on footpath. The cross fall of the footpath may be 2.5 to 3%. सो जब हम ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे तो IRC गाइडलाइंस के हिसाब से सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे. Now we can see in the cross section, this is your the lane. ये आपकी लेन है. ये आपका साइकिल ट्रैक है. साइकिल ट्रैक भी अभी हम डिस्कस करेंगे. ये आपका फुटपाथ है. स्मार्ट रोड के कंसेप्ट्स में इन फुटपाथ को एज अ डक्ट एज अ यूटिलिटी डक्ट भी यूज़ किया जाता है. इनके अंदर से वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि इन फ्यूचर रोड्स को डिस्टर्ब ना करना पड़े. Now we will see driveways. So the driveways connect the highway with commercial stabilities like service stations, etc. Driveways should be properly located and fairly away from an intersection. The radius of the driveway may curve should be kept as large as possible, but the width of the driveway should be minimum so reduce the crossing distance for pedestrians. So driveway basically होता क्या है कि this is your highway and this is your gas station in terms of यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज और इंडियन इंग्लिश बोले तो पेट्रोल पंप. सो इस पेट्रोल पंप को इस हाईवे से कनेक्ट करने के लिए जो हम पाथ प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज ड्राइववे. छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये एज अ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ ली जाती हैं. सो छोटा छोटा एक बार इसको रीड आउट कर लेना चाहिए. नाउ विल सी द साइकिल ट्रैक्स. So the cycle tracks are provided in urban areas where the volume of cycle traffic on the road is very high. A minimum width of the 2 meters is provided. Minimum width of cycle tracks 2 meters provided for the cycle track and the width of the may be increased up to 1 meter for each additional cycle lane. The layout of the cycle track should be carefully decided in large highway intersection and traffic rotaries. So ये देख सकते हैं आप, this is your cycle track. ये आपका carriageway है. उसके बाद ये आपका green bridge, इसको separator भी बोल सकते हैं. ये ड्रेन भी दे सकते हैं. ड्रेन के ऊपर हम जो आजकल FRPs आने लगे हैं उसको ग्रीन कलर में देते हैं. एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी लगता है. सेपरेटर का काम करता है. ये फिर आपका साइकिल ट्रैक आ गया. साइकिल ट्रैक के बाद दिस इज योर फुटपाथ और वॉकवे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बोले तो. दिस इज द काइंड ऑफ द स्मार्ट रोड सेक्शन. सो साइकिल ट्रैक के लिए यदि हम कोड रेफर करना चाहें तो IRC 11. Parking lanes. So parking lanes are provided on the urban roads to allow the curb parking. As far as possible, only parallel parking should be allowed, so it is safer for moving vehicles. Also, the clearance available between the parked vehicles and the edge of the adjacent lane is 1 meter in the case of the parallel parking. Then in angle parking, for parallel parking, the minimum lane should be 3 मीटर होना चाहिए. So देख सकते हैं कि आप this is your median, this is your carriageway, this is your carriageway, this is your cycle track, this is your cycle track. उसके बाद जो है हमने एक रिजर्व लेन प्रोवाइड की हुई है फॉर द पार्किंग पर्पस. वी कैन ऑल्सो सी है दिस इज योर carriageway.
This is your parking lane. Okay, this is your separator, and this is your cycle track. This is your walkway. Now we'll say the busway. Busway may be provided to curve to avoid the conflict with the moving traffic. Busway should be located at least 75 मीटर from the intersection. सो ये प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं कि बसवे के लिए डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड किया जाता है जहां बस आपकी हॉल्ट होगी और मूविंग ट्रैफिक अपना चलता रहेगा, यहाँ से पैसेंजर्स को लेगी और छोड़ेगी. डेडिकेटेड आपके बस शेल्टर्स होंगे यहाँ पे. इनके भी जो डायमेंशन है, डिज़ाइन है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे. ले बेस इज ऑल्सो सेम. सो इन केस ऑफ बसवे एंड ले बेस क्या है, एटलीस्ट हमको जो है 30 मीटर लेंथ देना चाहिए. एटलीस्ट हमारी 2 बसेस हैं, 15-15 मीटर के लिए 2 बसेस वहाँ, एक बस के लिए एक रिजर्व स्पेस होना चाहिए. तो 30 मीटर एटलीस्ट वी हैव टू प्रोवाइड. नाउ वील से द फ्रंटेज रोड्स. Frontage roads are provided to give access to properties along an important highway with controlled access to expressway or freeway. The frontage roads may run parallel to the highway and it's isolated by a separator with the approaches to the through facilities only at selected points, preferably with great separators. एक प्रकार से इसको सर्विस रोड भी बोल सकते हैं. सो इसको देखेंगे कि दिस इज योर फ्रंटेज रोड, ये आपका सेपरेटर हो गया, दिस इज मेन रोड. पीछे आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, इस इनके लिए ये रोड सर्व करती है. ये ट्रैफिक आके जो कहीं भी यहाँ पे आपके मेन रोड में मर्ज हो सकता है. यू कैन सी दैट. सो विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन और रोडवे. Width of formation of the roadway is the same width of pavement or carriageway including separator if any and the shoulder. Formation of the roadway width is the top width of the highway embankment or the bottom width of the highway cutting excluding the side drains as shown in the figure. So हमारे पास यहाँ 2 क्रॉस सेक्शन है. एक क्रॉस सेक्शन इन कटिंग है, एक वन इज इन एम्बैंकमेंट. सो हम देखेंगे कि इसमें कैरिजवे के साथ आपके पास शोल्डर्स के बाद आपके पास रोड मार्जिन है. रोड मार्जिन क्या होती हैं हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया था. रोड मार्जिन के बाद आपकी रोड बाउंड्रीज आ जाएगी. रोड बाउंड्री के बाद आपका बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन. सो बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन क्या होता है ये भी हम देखेंगे. तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके लिए एज पर ऐसी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है, कितना क्या रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें हम एक बार अभी देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि बिल्डिंग लाइन क्या है एक्चुअली. सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर हाईवे और दिस इज योर रोड. सो बिल्डिंग इस रोड के सेंटर से एक रेगुलेशन प्रोवाइड करेंगे कि बिल्डिंग जो है मस्ट बी इतने से इतने मीटर पे होना चाहिए, ताकि इसमें जो है इन फ्यूचर एनक्रोचमेंट्स और सारी चीज़ों से बचा सके. फर्दर रोड एक्सपांशन करने हैं, सारी चीज़ें करनी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डिंग लाइन में एक रेगुलेशन कंट्रोलिंग कर ली जाती है. दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग लाइन. फर्दर इसमें कंट्रोल लाइन होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, कमर्शियल पर्पज से बिल्डिंग यूज़ हो रही है. रेजिडेंशियल है तो इट्स ओके, बट कमर्शियल पर्पज से हो रही है तो उसको पार्किंग एरियाज देने हैं, सारी चीज़ देनी है. तो उस बिल्डिंग के चारों तरफ सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं. सो बिल्डिंग लाइन के पीछे से जो ओपन स्पेस हमको छोड़ना है, तो बिल्डिंग लाइन एंड सेटबैक डिस्टेंस. सो सेटबैक डिस्टेंस के बाद जो लाइन प्रोवाइड की जाएगी दैट इज योर कंट्रोल लाइन, जिसको MOS भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग. सो बेसिकली हम समझे कि अब एक रोड के क्रॉस सेक्शन में क्या क्या है हमारे पास. कैरिजवे आया, शोल्डर आया, शोल्डर के बाद रोड मार्जिन आ गई, रोड मार्जिन के बाद रोड बाउंड्रीज आ गई, रोड बाउंड्रीज के बाद बिल्डिंग लाइन्स आ गई, देन कंट्रोल लाइन्स आ गई. अब इनके लिए फिक्स वैल्यूज़ हैं. डिफरेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं. अर्बन एरियाज़ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इनके लिए होती हैं.
नेशनल हाईवे के सिनेरियोज में अर्बन नॉन अर्बन एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज इनको कंट्रोल करती है। रेलवे के केस में रेलवे के बायलॉज होते हैं, तो सारी चीज़ें देखते हैं। राइट ऑफ वे एंड लैंड विड्थ। सो राइट ऑफ वे एंड लैंड विड्थ हम पढ़ेंगे। तो सो राइट ऑफ वे इज द एरिया ऑफ द लैंड एक्वायर्ड फॉर द रोड along with its alignment. The width of acquired land for right of way is known as the land width, and it depend upon the importance of the road and possible future development, जिसको future development में यूज किया जाएगा। Minimum land width as has been prescribed for each category of road. A desirable range of land width has also been suggested for each category of roads. While acquiring a land for a highway, it is desirable to acquire more width of land as the most of adjoining land invariably increase very much soon after the new highway is constructed. So हाईवे जहाँ भी बनेगा उसके आजू बाजू जो है डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है, लैंड एक्वायर होना शुरू हो जाती हैं। सो फिर फर्दर डेवलपमेंट के लिए हमें दिक्कत जाती है लैंड एक्वायर करने में, इसलिए पहले से ही जो है फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लैंड को एक्वायर करके रखा जाता है, लैंड को कंट्रोल करके रखा जाता है। Also, roadside development starts taking place, making it difficult to later on acquire more land if required for future widening or for further other improvements. In some cases, the lower width within the suggested range may have to be adopted in view of high cost of land and other existing features. This is particularly true in urban and industrial areas. So, we'll see roadway width. रोडवे विड्थ में आपका भी क्या क्या आएगा? Carriage way, shoulder and road margins. Building lines is not included in this. So, national and the state highway. इसमें भी टर्रेन आपके क्लासिफाइड की हुई है, प्लेन और रोलिंग टर्रेन। तो हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है कि प्लेन टर्रेन किसको बोलेंगे, रोलिंग टर्रेन किसको बोलेंगे। प्लेन टर्रेन के लिए आपका क्रॉस स्लोप कितना होना चाहिए, रोलिंग टर्रेन के लिए क्रॉस स्लोप कितना होना चाहिए। ओके, सो नेशनल एंड स्टेट हाईवे सिंगल लेन है। सो रोड विड्थ और ROW हम बोल सकते हैं दैट इज 12 मीटर, 2 lanes for 12 meter. Major district road single lane 9 meters, 2 lane 9 meters. Other district road single lane 7.5 meters, 2 lane 9 meters. Village road single lane 7.5 meters. ये सारे standard guidelines हैं। Mountainous and the steepy terrain है, so the national and state highway, तो ROW will be 6.25 for single lane, 2 lane 8.8. Major district road single lane 4.7, 2 लेन का स्कोप ही नहीं दिया हुआ है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड सिंगल लेन 4.75, 2 लेन का स्कोप ही नहीं है। विलेज रोड सिंगल लेन 4 मीटर। नाउ वी विल सी रोड लैंड और राइट ऑफ वे। अभी हमने रोड वेट देखा था, अब हम इसका ROW देखते हैं। सो एक्सप्रेस वे के लिए प्लेन रोलिंग टेरेन है, ओपन एरिया है 90 मीटर्स। नेशनल स्टेट हाईवे 45 मीटर्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट 25 मीटर्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 15 मीटर्स, विलेज रोड्स सिंगल लेन रोड्स 12 मीटर्स। बिल्ट अप एरियाज, बिल्ट अप एरियाज मीन्स ये आपका रोड है, इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, दैट इज बिल्ट अप एरिया। बीच से आपका रोड जा रहा है। सो इन दिस केस राइट ऑफ वे कितना होगा नेशनल स्टेट हाईवे के लिए 30 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स 20 मीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 15 मीटर, विलेज रोड्स 10 मीटर्स। माउंटेनियस स्टीप टेरेन की बात कर लें तो एक्सप्रेस वे ओपन एरिया है 60, नेशनल हाईवे 24, मेजर डिस्ट्रिक्ट 18 मीटर्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 15 मीटर्स, विलेज रोड्स 9 मीटर्स। बिल्ट अप एरियाज की बात कर लें इन माउंटेनियस स्टीप टेरेन में, नेशनल हाईवे 20 meters, major district 15 meters, other district roads 12 meters, village roads 9 meter. Okay.
The land width is governed the following factors: width of formation which depend on the category of the road, width of the road and road margins, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ ही लिया, different classifications के लिए different road width हो गया. Height of embankment, depth, cutting which is governed by the topography and the vertical alignment. Side slopes of the embankment or cutting which is depend upon the height of the slope, soil type and several other consideration. Drainage system and their size, there depends on the rainfall, topography and runoff. Side distance consideration on the horizontal curves, as there is a restriction to the visibility on the inner side of the curve due to obstructions such as building structures. Sharp curve is desirable to acquire the wider split of land, particularly on the inner side of the horizontal curve, in order to avoid the obstruction visibility. So जब हम साइड ऑफ डिस्टेंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दिस इज योर व्हीकल, दिस इज योर व्हीकल, इनके बीच में दिस इज योर क्लियर साइड डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस है. जब ये गाड़ी यहाँ होगी, जब एक गाड़ी यहाँ होगी, तब ये एक दूसरे को देख सकते हैं थ्रू दिस लाइन. सो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन बोल दें, इस लाइन के बाहर होना चाहिए. यदि हमारा कंस्ट्रक्शन इस लाइन के अंदर आ गया तो इनकी विजिबिलिटी में ऑब्स्ट्रक्शन देगा, फर्दर जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे, क्योंकि यदि गाड़ी यहाँ पे आके एक दूसरे को देखेंगी तो इनके पास कंट्रोल करने का समय ही नहीं होगा और ये एक्सीडेंट, कोलिजन होने के चांसेस हो जाएंगे. सो ऑब्स्ट्रक्शन जो है इस लाइन के बाहर होना चाहिए. ये सब ROW जो फिक्स किया जाता है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं. Now reserve land for future widening is to be planned in advance, so anticipated future development increasing the traffic. The values of normal and the range of land width standardized by the IRC for various categories of roads in rural areas and in different terrains are given above table. Now it is desirable to control building construction activities on either side of the road boundaries beyond the land width acquired for the road, in order to reserve sufficient space for future improvement of the road. Therefore, it is necessary to provide the building activities up to building line with sufficient setback from the road boundary. Okay. In addition to desirable exercise control of the nature of the building and the further setback distances set of the control lines. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि building line and the control line what is. The overall width requirement between the building lines and the control lines on either sides of the road, recommended by the IRC for different classification and different terrain condition in rural areas, are given in the below table. It may be seen from tables that the normal land width required for the national and the state highway open area train is 45 meter and the maximum land width required is 60 meter, and the corresponding between the building line is 80 meter. That the between the control line is 150 meter हो जाता है. Thus the controlling setback distance of 10 meter and 45 meter beyond the road boundary lines with maximum recommended road widths. So now we have chart. Recommended land width for roads in urban areas. So urban expressway के लिए प्लेन टेरेन में 45 to 75 मीटर, arterial road 45 to 60 मीटर, सब arterial road 30 to 45 मीटर, collector street 15 to 30 मीटर, local street 13 to 15 meters, rolling terrain है 35 to 60 meter for urban expressway, arterial roads 35 to 50 meters, sub arterial roads 25 to 35 meter, collector street 12 to 25 meters, local street 10 to 15 meters, hilly areas urban expressway 30 to 50 meters, urban arterial roads 25 to 40 meters, sub arterial 20 to 30 meters, collector street 12 to 20 meters, local street 10 to 15 meters. Recommended standards for building lines and control lines. Now we can see that in non-urban areas में देखें तो expressway overall width between the building lines 110 meter, national the state highway 80 meters, major district roads 50 meters, other district roads 25 or 30 meters, village roads 25 meters. Overall road between the control lines expressway के सिनेरियो में 135, national state highway सिनेरियो में 155, major district road सिनेरियो में 100,
अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के सिनेरियो में 35, विलेज रोड्स के सिनेरियो में 30. Now built up areas, we have discussed built up areas. Distance between building line and the road boundary, side back जो होगा ये 5 मीटर, नेशनल स्टेट 3 to 6 मीटर, MDR 3 to 5 मीटर्स, ODR 3 to 5 मीटर्स, विलेज रोड 3 to 5 मीटर, बिल्डिंग लाइंस और आप पीछे इतना आ जाएंगे. माउंटेनियस एंड स्टीप ट्रेन्स, ओपन एरियाज है 5 मीटर, 3 to 5 मीटर, 3 to 5 मीटर, 3 to 5, 3 to 5 मीटर, 5 मीटर, 3 to 5 मीटर, 3 to 5 मीटर, 3 to 5 मीटर, 3 to 5 मीटर्स. ना क्रॉस सेक्शन हम देखते हैं विलेज रोड्स और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन एम्बार्कमेंट इन रूरल एरियाज और नन अर्बन एरियाज. सो हम देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शन ये कटिंग पे है. इसमें ड्रेन आपको प्रोवाइड किया हुआ 1.5 मीटर का. दिस इज योर पेमेंट फॉर 3.8 मीटर्स. रोड वे इसमें 10 मीटर लिया हुआ है, शोल्डर्स आएंगे दोनों तरफ. दिस इज स्पॉइल बैंक्स. ओके, सो the cross section shows cutting in cutting. Now the cross section of the NH or state highway and rural वो 2 lane roads. सो उसका 7 मीटर का आपका कैरिज वे होगा. शोल्डर को मिला के टोटल कैरिज वे आपका इसमें हो जाएगा 12 मीटर. इसमें जो स्लोप प्रोवाइड किया गया 1:2 ये शो कर रहा है. दैट इज जनरली 1:2 or 1:1.5. क्रॉस सेक्शन 2 लेन सिटी रोड्स इन बिल्ट अप एरिया. सो उसमें फुटपाथ आप 3 मीटर का दे रहे हैं. इसमें एक कर्व प्रोवाइड किया हुआ है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज योर ड्रेनेज. दिस इज इंक्लूडिंग कैरेज वे. इसमें FRP कवर्स वगैरह देके छोड़ दिया जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. प्लीज हिट द सब्सक्राइब button and like button if you like the content. In our next video we will discuss side distance and overtaking side distance. Thank you very much.